नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। आज सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि राहुल गांधी को फिलहाल जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि निचली अदालत ने अपील के लिए उन्हें 30 दिन का वक्त दिया है। सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। यह केस है डेफेमेशन का। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की एक रैली में कहा था कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं। इस बयान पर सूरत पश्चिम से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने केस किया। इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने पूरी मोदी जाति का अपमान किया है। इसी डेफेमेशन केस में कोर्ट ने राहुल को दोषी पाया और आज 2 साल की सजा सुना दी। अदालत के इस फैसले पर अब जबरदस्त सियासत हो रही है। कांग्रेस ने जुडिशरी पर ही सवाल उठा दिए हैं। सरकार के इशारे पर राहुल की आवाज को दबाने का इल्जाम लगाया है। राहुल को सजा सुनाने के बारे में इसके खिलाफ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, टीआर बालू जैसे तमाम नेताओं ने कांग्रेस का साथ दिया है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर सारे विपक्षी दलों ने हमला बोला है। कांग्रेस का इल्जाम है कि लोअर कोर्ट ने बिना जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो किए फैसला सुना दिया और एक छोटे से मामले में कानून के तहत अधिकतम सजा दे दी। लेकिन आज अदालत में जज ने राहुल गांधी को बताया था कि उन्होंने क्या गलती की। जज ने राहुल से यह भी पूछा कि अब सजा के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। इस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। सवाल यह भी है कि अब कांग्रेस क्या करेगी। क्या 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप जाने की चिंता है? क्या राहुल को मिली सजा विपक्ष को एकजुट कर सकती है? इन सारे सवालों पर बात करेंगे आज की बात में। मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला है जिसकी वजह से राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप पर आंच आ सकती है। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं कि आज अदालत में क्या हुआ। यह तो पहले से तय था कि आज सूरत की अदालत का फैसला आएगा। राहुल गांधी भी वक्त पर कोर्ट पहुंच गए थे। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर भी अदालत में मौजूद थे। निर्णय ने बताया कि जज एच वर्मा ने कोर्ट में आते ही यह कह दिया कि इस मामले में राहुल गांधी दोषी हैं। अब सजा के बारे में अगर राहुल को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। राहुल ने सफाई दी। कहा 2019 में उन्होंने देश में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए रैली में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं। उनका मकसद किसी जाति के लोगों का अपमान करना बिल्कुल नहीं था। राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि राहुल गांधी एमपी हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पहले उन्होंने इस तरह की गलती नहीं की, इसलिए रियायत बरती जाए। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में आज फिर कहा गया कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांग रहे हैं और ना ही कोर्ट से माफी की अपील कर रहे हैं। बस इतना चाहते कि मैक्सिमम पनिशमेंट ना दिया जाए। लेकिन जज ने कहा कि इससे पहले भी इसी तरह के केस में राहुल सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भविष्य में ऐसी गलती न करने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद राहुल ने फिर गलती की और चूंकि राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस सर्वोच्च संस्था के सदस्य हैं जो कानून बनाती है, इसलिए अगर इस मामले में रियायत बरती गई तो गलत मैसेज आएगा। इसलिए अदालत ने कहा कि उस मामले में राहुल गांधी को आईपीसी की दफा 499 के साथ 500 के तहत मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की सजा देते हैं। कोर्ट की अदालत में मौजूद कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा यह फैसला सही नहीं है। शक्ति सिंह ने कहा कि सरकार किसी न किसी तरह राहुल को तो कंस के शासन का भी हुआ था। घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि राहुल जी को परेशान सलामत रहेगा। अरे जेल में डालने से या परेशान करने से ना कंस का सलामत रहा था, ना अंग्रेजों का रहा था। राहुल जी ना डरे हैं ना डरेंगे, काम सम्मान करते हैं। एक गलत झूठी बात जिसमें कोई दम नहीं था, से ध्यान भटकाने के लिए राहुल जी के खिलाफ जो केस था उसमें कंप्लेनेंट खुद जाके हाईकोर्ट में स्टे लेके बैठे थे। बहुत सारे सवाल हैं
और जिसमें केस ही नहीं बनता था, वहां पे 2 साल की सजा। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो दिल्ली से लेकर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, देहरादून, कोयम्बटूर समेत तमाम जगह जगह नारेबाजी होने लगी। थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के नेताओं ने ट्विटर पर राहुल को सपोर्ट करना शुरू किया। सबसे पहले खुद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का एक कोट लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। राहुल ने लिखा पढ़ता रहूंगा। इसके बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट आया। प्रियंका ने लिखा मेरा भाई न डरा है न डरेगा। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अदालत के फैसले पर सरकार को कोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया, पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। खड़गे ने कहा जिस तरह इस मामले में बार बार जज बदले गए, उससे उन्हें पहले ही आशंका हो गई थी कि ऐसा ही फैसला आएगा। खड़गे ने कहा उन्हें देश की जुडिशरी पर भरोसा है और इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। को मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं। कांग्रेस नेता लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रहे थे, इसलिए बीजेपी की तरफ से कई नेताओं के जवाब आए। पक्ष में आए तो न्यायपालिका ठीक, फैसला खिलाफ आए तो न्यायपालिका सरकार की गुलाम। चुनाव में कांग्रेस जीते तो चुनाव आयोग निष्पक्ष, चुनाव में हारे तो चुनाव आयोग सरकार का एजेंट। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस के नेताओं के बयान लोकतंत्र को कमजोर करने वाले हैं। खड़गे ने जो कहा वो कंटेम्प्ट। आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदलना, न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ही मस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज अ सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। बार बार ये भारत और विदेश में कहते हैं कि भारत में इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कहते हैं ना। आज आप देख लीजिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न्यायपालिका के बारे में क्या कहा। तो आपके पक्ष में फैसला आए तो न्यायपालिका ठीक है, लोकतंत्र में आपको वोट मिल जाए तो लोकतंत्र ठीक है, अखबार आपके पक्ष में लिखे तो अखबार ठीक है, लेकिन आपके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। यह है उनका लोकतंत्र और यह है उनका कानून के न्याय, कानून के राज का सम्मान। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस के नेताओं को संभल कर बयान देने की सलाह दी। रिजिजू ने कहा अब तो कांग्रेस के नेता भी कहने लगे हैं कि राहुल की वजह से कांग्रेस डूब रही है। कोर्ट को कोसने के बजाय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को समझाएं, इसी में कांग्रेस का भला है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। लेकिन कांग्रेस के नेता आज किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर जब दबाव होता है तो ऐसे ही फैसले आते हैं। राहुल गांधी का बयान पॉलिटिकल बयान था। कांग्रेस की सरकारों ने सियासी लड़ाई को इस लेवल पर कभी नहीं पहुंचाया, लेकिन अब जो हो रहा है वो देश की जनता देख रही है। डेमोक्रेसी के हालात जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके,
लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो ज़माना और था, ये ज़माना और, इतना फ़र्क है। उस ज़माने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वही क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी हिम्मत वाला शख्स है और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख लो, अकेला मुकाबला करता आ रहा वो। सूरत की कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल गांधी शाम को दिल्ली लौटे। दिल्ली में राहुल का ऐसे स्वागत हुआ जैसे वो कोई जंग जीत कर आए हों। राहुल के दिल्ली लैंड करते ही कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, शेर आया। राहुल जब एयरपोर्ट पहुंचे तो कांग्रेस के कई बड़े नेता और सांसद उनका वेलकम करने के लिए वहां मौजूद थे। राहुल को माला पहनाई गई, शॉल ओढ़ाया गया। उसके बाद राहुल एयरपोर्ट के बाहर आए तो कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। राहुल के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पहुंचे। यहां भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे। राहुल गेट पर ही गाड़ी से उतर गए। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को वेव किया। राहुल घर के अंदर गए तो वहां सोनिया गांधी पहले से ही मौजूद थी। इसके बाद राहुल से मिलने जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, केसी वेणुगोपाल और पी चिदंबरम भी पहुंचे। राहुल अपने घर पर मीटिंग कर रहे थे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ अपने घर में आगे की रणनीति बना रहे थे। तय यह हुआ कि अब कांग्रेस इसे सियासी मुद्दा बनाएगी, विपक्ष को एकजुट करेगी और संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाएगी। ये तय किया गया एक कि कल 10 बजे को हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी विपक्ष की पार्टियों को बुलाए हैं। कल 10 बजे उनके साथ बैठक होगी। 11:30 या 12 बजे सारे विपक्ष के सांसद विजय चौक तक चलेंगे, प्रदर्शन करेंगे। दोपहर को हमने सभी विपक्ष के पार्टियों की ओर की तरफ से हमने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है। कल शाम को कांग्रेस अध्यक्ष हमारे सारे पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर के साथ बैठक होंगी, जहां राज्यों में जो कार्यक्रम होंगे उस पर चर्चा होगी और सोमवार को दिल्ली में और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन होगा। ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत गंभीर राजनीतिक मुद्दा भी है। इसको हम कानूनी तरीके से भी लड़ेंगे, पर ये एक राजनीतिक मुकाबला भी है। इसको हम सीधा मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। इसको हम एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनाएंगे। कांग्रेस के नेता इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। राहुल को सजा अदालत ने दी है, लेकिन कांग्रेस के नेता इल्जाम सरकार पर लगा रहे हैं। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेता किसी भी पार्टी के हों, राजनीति में शब्दों की मर्यादा तो सबको रखनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा उन्हें उम्मीद है कोर्ट इस फैसले से राहुल गांधी सबक लेंगे और आगे सोच समझकर बोलेंगे। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है।
और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। राजनाथ सिंह खुद हमेशा शब्दों की मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखते हैं। उन्होंने जो सलाह दी वो अच्छी सलाह थी, लेकिन आज कांग्रेस के नेताओं को अच्छी बात भी बुरी लगने लगी। दिग्विजय सिंह ने कहा, शब्दों की मर्यादा का मतलब क्या है? अब हालात तो ऐसे हो गए हैं कि मोदी जी का नाम ले लो तो मानहानि हो जाती है। अब तो मोदी जी का नाम लेने से मानहानि हो जाती है। ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। मजे की बात यह कि अब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हमेशा तकरार चलती थी। कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को सही बताया था, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने पासा पलटा। राहुल गांधी को 2 साल की सजा को गलत बताया। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, उनकी पार्टी के कांग्रेस से भले ही मतभेद हो, लेकिन राहुल गांधी को मानहानि के केस में फंसाना ठीक नहीं है। गैर बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश की जा रही है। केजरीवाल ने लिखा, वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वो फैसले से सहमत नहीं है। इसके बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज कैमरे पर आए। उन्होंने कहा, अब यह बात क्लियर हो गई है कि सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज दबा रही है। मोदी सरकार गलत परंपरा डाल रही है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। राहुल गांधी जी की पार्टी से हमारे काफी मतभेद हैं और हो सकता है मतभेद आगे भी रहें, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कानून का दुरुपयोग कर रही है, अलग अलग मुकदमों के अंदर विपक्ष के नेताओं को अलग अलग राज्यों में फंसाया जा रहा है, एक एक मामले के अंदर दर्जनों एफआईआर अलग अलग राज्यों में कराकर विपक्ष के नेताओं को ये बताया जा रहा है कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपकी जुबान हम बंद करा देंगे। ये ठीक नहीं है। ये तो सबसे मूल बात है कि विपक्ष जो है सवाल पूछेगा। अब आप बाल की खाल निकाल के हर एक के अंदर डिफेमेशन केस बना देंगे, कहीं ईडी भेज देंगे, कहीं सीबीआई भेज देंगे, तो गलत है। मतलब ये तो हमने इमरजेंसी के समय में नहीं देखा जो आज चल रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये गलत कर रही है और एक गलत ट्रेंड शुरू कर रही है। केंद्र आज भारतीय जनता पार्टी का है, कल केंद्र के अंदर कोई और बैठेगा। आप इस चीज को समझिए कि आज जो केंद्र सरकार कर रही है वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप का पूरा जो लिहाज है, पूरा जो प्रेसिडेंस है, पूरी जो मर्यादाएं हैं उसको खत्म कर रही है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो गई है। अब बिना देर किए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि मोदी अगर फिर जीत गए तो नोट पर महात्मा गांधी की जगह अपनी फोटो छपवा देंगे। इस फैसले पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन देश का हर एक व्यक्ति जान रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। अघोषित इमरजेंसी पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। गैर भाजपाई नेताओं को या भाजपा के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, अगर सच बोलता है, उनको आईना दिखाता है, तो षड्यंत्र रच के किसी न किसी तरीके से कार्रवाई करवाई जाती है। विपक्ष के सभी लोग, कांग्रेस के सभी साथी, सभी रीजनल पार्टी जो भी इनके वैचारिक विरोधी हैं, सभी लोगों को देर नहीं करना चाहिए। एक हो करके मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और ये एक्शन ये भी दिखाता है कि मोदी जी इज़ नर्वस, ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट 2024 जनरल इलेक्शन। कुछ दिन और ये रह लेंगे तो लोकतंत्र, संविधान सब खत्म कर देंगे। इस तरह का अगर काम हो रहा है तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत। पॉलिटिकल बयानबाजी एक तरफ है, नारेबाजी एक तरफ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के कोर्ट के फैसले के बाद इसकी वजह से राहुल गांधी की पार्लियामेंट की मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो सकती है?
मेंबरशिप जा सकती है। कांग्रेस के नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को यही डर है। उनका कहना है कि राहुल की मेंबरशिप जा सकती है। सिंघवी ने कहा कि आमतौर पर अपील करने के लिए वक्त दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी का नाम आते ही मोदी सरकार डर जाती है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। राहुल की पार्लियामेंट की मेंबरशिप छिन सकती है। हालांकि सिंघवी ने कहा कांग्रेस डरेगी नहीं और कानूनी लड़ाई लड़ेगी। पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको, और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। गलत केसेस को थोपकर आवाज़ को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि जहां राहुल गांधी का नाम आएगा, यहाँ की सत्तारूढ़ सरकार वो सब कुछ करेगी जो अनैतिक है, बिना सिद्धांत के है, और उस बात के भी विपरीत है जो उनका खुद का लिखित स्टैंड रहा है। इस कानून में ये बदलाव लाने की बात कई बार हो चुकी है इस सरकार द्वारा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि आज अगर कन्विक्शन हुआ तो तुरंत 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बिना दिए वो निलंबित होने की प्रक्रिया या डिस्क्वालीफाई होने की प्रक्रिया सही नहीं होगी, समय मिलना चाहिए। लेकिन हम आश्वस्त हैं, और आप भी आश्वस्त रहें कि राहुल गांधी का नाम दिखते ही भय कह लीजिए, बौखलाहट कह लीजिए, ये सिद्धांत फॉलो नहीं किया जाएगा। लेकिन हम उन पर न निर्भर हैं न आश्रित हैं। इस कानून में जो किया जाए, इस निर्णय के विषय में जो चुनौती दी जाएगी वो ली जाएगी, और हमें विश्वास है कि इसको स्टे किया जाएगा निकट भविष्य में। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, कानून के जानकार हैं, और उनका डर सही है कि राहुल गांधी की मेंबरशिप जा सकती है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी पूरी बातचीत में इसकी वजह नहीं बताई कि उन्हें डर क्यों लग रहा है। वजह मैं आपको बताता हूं। फिलहाल जो कानून है उसके मुताबिक राहुल गांधी की पार्लियामेंट की मेंबरशिप खतरे में तो है, क्योंकि 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाए तो वो पार्लियामेंट या असेंबली का मेंबर नहीं रह सकता। कोर्ट ने ऐसे मामलों में इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर दिया था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। प्रधानमंत्री इसे ओवरटर्न देने के लिए एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर इस ऑर्डिनेंस का विरोध किया था कि ऐसे ऑर्डिनेंस को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। राहुल ने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। अब 10 साल बाद राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हुआ था, और इसी आधार पर थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश में असेंबली के मेंबर अब्दुल आजम की सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब्दुल आजम को भी ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इस लिहाज से राहुल की मेंबरशिप तो जा सकती है। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि सरकार राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप को खत्म कर देगी। लीगल लड़ाई हार चुकी कांग्रेस इसे सियासी पिच पर लड़ना चाहती है। अब राहुल गांधी को मोदी के सबसे बड़े विरोधी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। बार बार कहा जाएगा कि राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जो मोदी से नहीं डरते। कहा जाएगा राहुल ने अपनी मेंबरशिप गंवा दी लेकिन माफी नहीं मांगी। मोदी का मुकाबला राहुल ही कर सकते हैं। लेकिन यह तो जानना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने 10 साल पहले जो किया वो घूम फिरकर उनके सामने आ गया। अगर 10 साल पहले उन्होंने मनमोहन सिंह के ऑर्डिनेंस का विरोध न किया होता, उसे कंप्लीट नॉनसेंस न बताया होता, उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न कर दिया होता, तो आज राहुल गांधी की पार्लियामेंट की मेंबरशिप को खत्म होने का कोई खतरा नहीं था। सजा होने के बावजूद उनके डिस्क्वालिफिकेशन का कोई खतरा नहीं होता। वैसे जिस गलती पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, उसी तरह की गलती तेजस्वी यादव ने भी की। तेजस्वी ने कह दिया कि आजकल जितने ठग हैं सब गुजरात से हैं, क्योंकि आजकल गुजरातियों की ठगी माफ है। असल में तेजस्वी यादव विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ
ईडी सीबीआई के एक्शन पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे और इसी गुस्से में उन्होंने गुजरातियों को ठग बता दिया था। जो भी दो ठग है ना, जो ठग है, ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके ठग को माफ किया जाएगा। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? या ये भाजपा ही भाग जाए तो क्या होगा? तो आप तो जान ही रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं, इनके दोस्त, इनके यार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग का तोता जो पिंजरा से नहीं निकलता इनके लिए। तेजस्वी के बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया। बिहार में बीजेपी के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी भी नेता को यह अधिकार नहीं है कि वो पूरे गुजरात को गाली दे। सम्राट चौधरी ने कहा, इस तरह की बात कहने के लिए तेजस्वी के खिलाफ केस फाइल होना चाहिए। आज ही राहुल गांधी जी को गुजरात में सजा दिया गया और इसी तरह के लोग जो आज बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इसी तरह का बयान देते हैं। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है ना कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। इनको राज मिले तो सब कुछ, नहीं मिले तो सब बेकार है। तो ऐसे लोगों पे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से मैं नीतीश कुमार जी से मांग करूंगा कि आप FIR दर्ज कराएं। गुजरात में तो तुरंत FIR दर्ज हुआ, यहाँ भी सुशील मोदी जी ने FIR दर्ज कराया है जब मोदी जी के खिलाफ बोला गया था। तो इस मामले पे भी पूरे गुजरात को गाली देने का अधिकार किसी भी नेता को नहीं हो सकता है। विवाद बढ़ा तो तेजस्वी की तरफ से आरजेडी के नेता सफाई देने के लिए आगे आए। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने तो इस बात से ही इनकार कर दिया कि तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा है। भाई वीरेंद्र ने कहा, तेजस्वी ने तो नाम लेकर 2 गुजरातियों को ठग कहा था, उन्होंने पूरे गुजरात को ठग नहीं कहा। उन्होंने पूरे गुजरात के लोगों के बारे में नहीं कहा। नीरव मोदी का नाम लिया, चौकसी का नाम लिया और कई ऐसे लोग हैं जो गुजरात से आते हैं। उन लोगों ने देश के गाढ़ी कमाई का पैसा लूटकर और विदेश भागने का काम किया है। उन्होंने इस तरह की बात कहा है कि आज जो हालात हैं देश में उसमें गुजराती ही ठग हो सकता है। नहीं, किसी को भी किसी प्रदेश का उन्होंने नहीं कहा, लेकिन गुजरात के रहने वाले वो लोग हैं इसलिए उनके बारे में कहा। लोग यदि ऐसे हैं तो पूरे गुजराती ठग हो सकते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? गुजराती के बारे में उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने किसी का नाम लेकर कहा कि वो लोग ठग हैं जो गुजरात के रहने वाले हैं और वही देश को भ्रमित करके और देश का पैसा लेकर भाग गए। लेकिन सच्चाई है कि तेजस्वी ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया था, गुजरातियों को ही ठग कहा। अब आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि उनका मतलब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से था। राहुल गांधी ने भी अदालत में यही सफाई दी थी कि उन्होंने सभी मोदियों को नहीं, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कहा था। लेकिन अदालत में उनकी दलील काम नहीं आई। इसलिए बेहतर तो यही होगा नेता किसी भी पार्टी के हों, संभल कर बोलें, वरना बयान के चक्कर में मुसीबत में पड़ सकते हैं। वैसे जो मोदी विरोधी हैं उन्हें अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। केजरीवाल एक बार अदालत में माफी मांगने के बाद संभल गए हैं। वो भी नरेंद्र मोदी को दिन रात कोसते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हैं कि ऐसी बात मुंह से न निकल जाए जिसके कारण अदालत के चक्कर काटने पड़े। आज भी केजरीवाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। मोदी को डरने वाला, भयभीत और मानसिक तौर पर बीमार, न जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन अंदाज अलग था। असल में आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से 2024 के लिए अपनी पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत की। बड़ा मंच था, मंच पर लिखवाया गया मोदी हटाओ देश बचाओ। इस कार्यक्रम में चारों तरफ जो पोस्टर बैनर लगे थे, कार्यकर्ताओं के हाथ में जो तख्तियां थी, उनमें भी यही नारा लिखा था, मोदी हटाओ देश बचाओ। कल दिल्ली में कई जगह आम आदमी पार्टी ने इसी तरह के पोस्टर लगाए थे। चूंकि उन पोस्टर्स पर न पार्टी का नाम था, न किसी व्यक्ति का नाम था, न पब्लिशर का, इससे दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। इस मामले में 136 FIR दर्ज करके 3 प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों समेत 6 लोगों को अरेस्ट भी किया था। आज दिल्ली में फिर से पोस्टर लगे दिखाई दिए। ये पोस्टर बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगवाए थे।
जिसमें नारा था, भ्रष्ट बेईमान केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली बचाओ। केजरीवाल ने इसे इशू बनाया, कहा उन्होंने तो बीजेपी के पोस्टर्स पर नाराजगी नहीं जताई, दिल्ली पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पोस्टर हटा दिए गए क्योंकि नरेंद्र मोदी डरते हैं। जंतर मंतर पर हुई रैली में केजरीवाल के अलावा भगवंत सिंह मान, संजय सिंह और गोपाल राय समेत तमाम नेताओं ने मोदी सरकार को अंग्रेजों से भी जालिम बताया और कहा कि पोस्टर छापने पर तो अंग्रेज सरकार भी गिरफ्तार नहीं करती थी, लेकिन मोदी सरकार पोस्टर चिपकाने वालों को भी अरेस्ट कर रही है। केजरीवाल ने कहा वो तो प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि पोस्टर लगाने और छापने के आरोप में गिरफ्तार 6 गरीब लोगों पर रहम खाएं, उनको रिहा करवा दें। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया कहते हैं। एक कोई प्रिंटर है और 6 लोग हैं जो बेचारे गरीब आदमी दीवारों पे पोस्टर चिपका रहे थे उनको। यार ये चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? हमारे महान देश के इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री एक प्रिंटर और 6 गरीब आदमियों से भिड़े पड़े हैं परसों से। ये शोभा देता है उनको? और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, उन बेचारों को छोड़ दो यार, वो 6 गिरफ्तार कर रखे हैं, उनको छोड़ दो। थोड़ा सा मोदी जी थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, उन 6 को छोड़ दो, गिरफ्तार कर रखे हैं उन लोगों को। इसके बाद केजरीवाल ने जो कहा वो शालीनता की सीमाएं तोड़ने वाला था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री दिन भर यही सोचते रहते हैं कि किसको जेल में डालना है, कौन कौन का विरोध कर रहा है। फिर कहा वो चिड़चिड़े हो गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी कम सोते हैं, उन्हें नींद न आने की बीमारी है, उन्हें देश के लोगों पर गुस्सा उतारने के बजाय अच्छे डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। तबीयत ठीक है प्रधानमंत्री जी की? इतना डर किस बात का डर है प्रधानमंत्री को? इतनी इनसिक्योरिटी, इतने इनसिक्योर हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। एक मेरे को बीजेपी वाला मिला, कहता है सर प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा यार कैसे मैनेज करते हैं, सोते कब हैं? कहता है जी 3 घंटे सोते हैं। मैंने कहा काम कैसे चलता है? 3 घंटे में तो किसी इंसान का काम नहीं चलता, 3 घंटे की नींद से तो 6 घंटे की नींद जो चाहिए होती है। मैंने कहा 3 घंटे की नींद से तो काम नहीं चलता। बोला जी उनको दैवी शक्ति मिली हुई है। मैंने कहा पगले ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो ठीक से सोया करें, नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अगर प्रधानमंत्री जी ठीक से सोएंगे नहीं तो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। कभी उनको हंसते देखा है? सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आया रहता है, इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, उसको सवेरे से शाम तक बस जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान तो केजरीवाल से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। भगवंत मान ने नरेंद्र मोदी को मानसिक रोगी बता दिया। कहा मोदी को लगता है कि हर तरफ उन्हीं का नाम हो, उन्हीं की फोटो हो, जब उन्हें अपनी फोटो नहीं दिखती तो नाराज हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे आसपास जो हैं, मैं जिधर भी देखूं मेरी फोटो नजर आए, मेरी फोटो नजर आए। ये एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल सिकनेस है ये। उसको आदमी को ये लगता है जिधर देखूं बस मैं ही हूं, मैं मेरा ही नाम लिखा हो, मेरा ही नाम सब जगह पे। इसीलिए जो आप ये लेके बैठे हो, मोदी हटाओ देश बचाओ, इसका उसने पोस्टर हटाओ देश बचाओ कर दिया, पोस्टर उतार दिए। भाई साहब क्या बात हो गई? ये लोगों का हक है, लोकतंत्र है, कह सकते हैं वो। पहले कांग्रेस ने भी एक बार कहा था गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीबी हटा दी उन्होंने। ये भी ऐसे ही है। किसी ने मुझे भेजा कि एक आदमी था बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, जब बड़ा हुआ उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए।
भाई साहब, तो ऐसी कहावत चलती है, ऐसी बुझारत चलती है आजकल, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया भाई साहब। आज केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो ना तो नैतिकता की दृष्टि से सही है और ना ही शालीनता की नजर से। केजरीवाल प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं, उनके काम की आलोचना कर सकते हैं, ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है। केजरीवाल को भी इसका पूरा पूरा हक है, लेकिन देश की जनता द्वारा चुने गए सर्वोच्च नेता के बारे में इस तरह के पर्सनल अटैक करने की इजाजत लोकतंत्र नहीं देता। प्रधानमंत्री के बारे में कहना कि उन्हें नींद न आने की बीमारी है, असभ्यता है। राजनीति का यह गिरता स्तर हम सब के लिए चिंता की बात है। दिल्ली में केजरीवाल 2024 की तैयारी में लगे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी विरोधी दलों के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। ममता 3 दिन के उड़ीसा दौरे पर हैं। आज भुवनेश्वर में ममता ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उनके घर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बात हुई। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि बंगाल और उड़ीसा पड़ोसी राज्य हैं, इससे दोनों राज्य एक दूसरे की क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन दोनों नेताओं ने यह नहीं बताया कि सियासी बात क्या हुई। नवीन पटनायक ने कहा क्योंकि कर्टसी कॉल थी, वक्त कम था, इसलिए राजनीतिक मुद्दों पर डिटेल में बात नहीं हो पाई। I am delighted that Mamta ji has been here to spend a few days in Puri. As you know, we have excellent relations. We are neighboring states and we had a very old friendship. As I said, today was a courtesy call, so there was no in-depth discussion at all about serious political matters. We just said the federal structure in India should remain permanent and strong. ममता बनर्जी ने भी इस मुलाकात को कर्टसी विजिट कहा। कुछ बोलने से परहेज किया, लेकिन जब सवाल पूछे गए तो ममता ने इशारा कर दिया, कहा कि सब कुछ बताना ठीक नहीं है, कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं, इसलिए यहां कहना ठीक नहीं होगा। ममता ने कहा जो वो मीडिया से अकेले बात करेंगी तब पूरी और बड़ी खबर देंगी। We have discussed about the safety and democratic rights and the nation's safety. Let us hope that our people should be safe and sound. You see, when myself and senior leader Novinji is here, I came to meet him courtesy, as a matter of courtesy. I may not discuss my opinion, all the discussing about the details in front of him, because something he may not support, something I may not support. So it's a both side. So when I'll be alone, you ask me the individual, all the question, political question, whatever you have, I'll give you golden box. असल में ममता बनर्जी एक ऐसा मोर्चा बनाना चाहती हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाकर रखे। इसीलिए ममता उन क्षेत्रीय पार्टियों को और उनके नेताओं को एक मंच पर लाना चाहती हैं जिनका अपने अपने राज्यों में जनाधार है। अखिलेश यादव, शरद पवार, सुखबीर बादल, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता ममता के साथ हैं, लेकिन ममता चाहते कि नवीन पटनायक और जगनमोहन रेड्डी जैसे नेता भी उनके मोर्चे में शामिल हों जो अपने अपने राज्य में सरकार में हैं। लेकिन नवीन पटनायक और जगनमोहन की सियासत अलग है। वो चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसे सपोर्ट करते थे, अब मोदी की सरकार है तो मोदी को इश्यू बेस्ड सपोर्ट करते हैं। इसलिए इस बात की उम्मीद कम है कि नवीन पटनायक फिलहाल किसी मोर्चे में शामिल होंगे। उन्हें किधर जाना है इसका फैसला वो चुनाव के बाद करेंगे। वैसे विरोधी दल हर तरह से मोदी को घेरने की कोशिश में तो लगे हैं। आज दिल्ली में शरद पवार ने भी विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में ईवीएम को लेकर उठी आशंकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगने का फैसला हुआ। शरद पवार के घर में जो मीटिंग हुई उसमें कांग्रेस, डीएमके,
सीपीआई, सीपीएम, बीआरएस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, केरल कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। शरद पवार ने इस बैठक के लिए विपक्षी नेताओं को जो चिट्ठी भेजी थी उसमें ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। पवार ने कहा कि ईवीएम में चिप लगी होती है और चिप लगी किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। यह आशंका कई एक्सपर्ट जता चुके हैं। शरद पवार ने सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन नाम के एनजीओ की रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसका फायदा एक पार्टी को हो सकता है। पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता वाले एनजीओ ने 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे। मीटिंग में तय हुआ इन सब रिपोर्ट का हवाला देकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाए। मीटिंग के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, एक साल पहले भी विरोधी दलों ने इस मामले में चुनाव आयोग से सवाल पूछे थे, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए अब फिर से लिखित जवाब मांगा जाएगा। जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो, वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए, ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं और ये हम आखिरी बार आपसे पूछने आए हैं कि आप इसके बारे में क्या करोगे, और जो सवाल हमने उठाए हैं उनका आप लिखित रूप में जवाब दीजिए, ताकि ये संदेह एक बार खत्म हो जाए। किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर चुनाव आयोग हमें ये नहीं बताता कि किस तरीके से ये मशीन और ये जो हमने सवाल पूछे हैं उसका जवाब नहीं देता, अगर वो ठीक तरह से जवाब नहीं देंगे तो फिर हम राजनीतिक दल फैसला करेंगे हमने आगे क्या करना है। दिग्विजय सिंह ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी सवाल उठाए। दिग्विजय ने कहा, चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को रिमोट ईवीएम का डेमो देने के लिए बुलाया था, लेकिन सारे विपक्षी दलों ने इस मशीन के इस्तेमाल को सिरे से खारिज कर दिया था। दिग्विजय ने कहा, ईवीएम को लेकर जो आशंकाएं हैं उससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी सवालों के घेरे में है, इसलिए इन आशंकाओं को दूर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अभी एक रिमोट ईवीएम मशीन पर ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ने बुलाई थी और उसमें लगभग सर्वसम्मति से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव कराने पर असहमति व्यक्त की लोगों ने, और यहां तक कि जो डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते थे, डेमो देना चाहते थे, उसको भी मना कर दिया। लेकिन ये पहले कहते थे ये स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन खुद वो स्वीकार अब करते हैं कि स्टैंड अलोन मशीन नहीं रही है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल अब डाला जाता है थ्रू इंटरनेट। इसके साथ साथ पहले कहते थे ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, अब उन्होंने स्वीकार किया कि मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है। ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका उत्तर माननीय चुनाव आयोग से हमको मांगना है। हमारे दिमाग में एक भ्रम जो है उसे दूर होना चाहिए। ईवीएम पर सवाल पूछने का हक तो हर पॉलिटिकल पार्टी को है। इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब भी देना चाहिए, कोई शक है उसे दूर करना चाहिए। लेकिन शरद पवार तो अनुभवी नेता हैं, उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसे जीतती, लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे होती और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कैसे बन जाती। पिछले कितने सारे ऐसे इलेक्शन हैं जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उदाहरण शामिल हैं, जहां कांग्रेस ने काफी मार्जिन से जीत हासिल की। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 2-2 बार चुनाव कैसे जीत जाती, भारी बहुमत से जीती हैं। इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाना तो बेमानी है,
इसको लेकर लोगों के मन में भ्रम पैदा करने से कोई फायदा नहीं होगा। पंजाब पुलिस ने आज अमृतपाल सिंह के कई मददगारों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अमृतपाल सिंह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज पुलिस ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक महिला को अरेस्ट किया। बलजीत कौर नाम की इस महिला के घर पर अमृतपाल और उसका साथी पप्पल प्रीत 2 दिन रुके थे। बलजीत कौर ने पुलिस को बताया कि अमृतपाल उसके घर आया था, उसने अपना हुलिया नहीं बदला है। बलजीत कौर का कहना है कि उससे अमृतपाल ने उत्तराखंड जाने की बात कही थी, इसलिए पुलिस को लग रहा है कि अमृतपाल उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भाग सकता है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 2 करीबी साथियों पप्पल प्रीत सिंह और तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पप्पल प्रीत सिंह 19 मार्च तक अमृतपाल के साथ था और वो हरियाणा में अमृतपाल सिंह के साथ रुका था, जबकि गोरखा बाबा कुछ वक्त पहले तक अमृतपाल सिंह का गनमैन हुआ करता था। पुलिस का कहना है कि फिलहाल अमृतपाल अकेले ही भागा है, अब उसके साथ कोई नहीं है। उसने अपने 4 साथियों को जालंधर में ही छोड़ दिया। जिस पप्पल प्रीत के साथ वो हरियाणा गया था वो भी पकड़ा जा चुका है। पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने कहा, अब तक इस मामले में 207 लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन इनमें से जिन 30 लोगों पर गंभीर केस हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है, जबकि 177 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। वहां से अब हरियाणा पुलिस की हेल्प से एक लेडी को अरेस्ट किया गया है, बलजीत कौर नाम की लेडी को। उस लेडी से यह पता चला कि 19 की रात को दोनों पप्पल प्रीत और अमृतपाल वहां रुके थे। पप्पल प्रीत करीब पिछले 2 साल से ऊपर के टाइम से उस लेडी का नोन है, काफ़ी बार पहले वहां पे ये रुक चुका है और उस दिन भी दोनों वहां पे गए थे, काफ़ी देर रात वहां रुक के नेक्स्ट डे वहां से वो मूव किए हैं। फर्दर इसकी सीसीटीवी फुटेज हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और पूरी हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो अमृतपाल है ये हमारी गिरफ्त में होगा। और इस केस का इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है, जो बहुत देर से काफ़ी लोगों को ये आशंका थी कि शायद वो पुलिस कस्टडी में है, तो जितनी ट्रेल्स आ रही हैं, जितने हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिल रहे हैं, उससे एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि अभी उसको लगातार ट्रेल किया जा रहा है। अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। अमृतपाल के बारे में जितनी भी जानकारी मिल रही है वो हैरान करने वाली है। पुलिस का दावा है कि अमृतपाल सिंह को आईएसआई ने पंजाब में फिर से आतंकवाद की आग लगाने की साजिश के तहत भेजा था। प्लान यह था कि सिख नौजवानों को धर्म के नाम पर भड़काया जाए। अमृतपाल सिंह जब तक दुबई में था वो क्लीन शेवन था, लेकिन पंजाब में आकर उसने केश धारण किए, कृपाण रखने लगा और गुरुद्वारों में जाकर सिख नौजवानों को भड़काने लगा। उसने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया। अजनाला में थाने पर हमला करने गया तो पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को सामने रखा। पुलिस का कहना है कि अमृतपाल के लिए पैसों और हथियारों का इंतजाम आईएसआई करती थी। 158 बैंक खातों की पहचान हुई है, जिनके जरिए करोड़ों रुपए अमृतपाल सिंह के लिए भेजे गए। 28 खातों में 5 करोड़ आए। पता यह लगा कि अमृतपाल ने 1 महीने पहले जिस किरणदीप कौर से शादी की है वो भी लंदन में खालिस्तानियों के लिए फंड इकट्ठा करती थी। लंदन में उसे गैर कानूनी तरीके से फंड रेजिंग के इल्जाम में अरेस्ट भी किया गया था। अमृतपाल के लंदन और कनाडा में बैठे खालिस्तानियों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन के सबूत मिले हैं। इसलिए तो साफ है कि अमृतपाल देश के लिए खतरनाक है, पंजाब की शांति और अमन के लिए खतरनाक है, इसलिए उसका जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना जरूरी है। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी हत्या का डर सता रहा है। वो हर दिन अपनी हत्या की नई साजिश का खुलासा करते हैं। आज इमरान खान ने कहा उनके पास पक्की खबर है कि शहबाज सरकार ने उनको कत्ल करने का नया प्लान तैयार कर लिया है। यह प्लान ठीक वैसा ही है जैसा बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा भुट्टो की हत्या के लिए किया गया था। इमरान खान ने कहा कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में उनके घर में घुसेंगे, वो लोग उनके घर के बाहर तैनात कुछ पुलिस वालों को गोली मारेंगे, गोली चलेगी तो पुलिस उनके घर में घुसेगी और इसी दौरान उनका मर्डर कर दिया जाएगा। मेरी बात सुने, अब एक और प्लान बना है और ये मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पर पंजाब पुलिस को बता रहा हूं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया?
जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है? मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं, उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का आईजी है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मैं ये सबको आज बताना चाहता हूं, मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे। वहीं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान मुल्क में खून खराबा कराना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने सपोर्टर्स से पुलिस पर हमले करवाते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत खून खराबे से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उन पुलिस वालों को हथियार दिए जाएंगे जो इमरान को गिरफ्तार करने जाएंगे, क्योंकि उनका सामना ऐसे हथियारबंद दहशतगर्दों से है जो कानून को नहीं मानते। चलती रही है कि जी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका, ये नाकामी है। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि हुकूमत ने, फेडरल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने जो मदद कर रही थी केयर टेकर गवर्नमेंट की, और केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी इस बात का जो है वो ख्याल रखा कि कोई ह्यूमन लॉस ना हो, कोई ब्लडशेड ना हो। और इसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि ये फितना जो है ये चाहता है कि इसे ब्लड मिले। इसमें अब जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग हैं उनका भी ये कहना है कि मसल्ला जत्थों को कंट्रोल करने के लिए नहत्थी पुलिस या फोर्स जो है ये कारगर नहीं हो सकती। और इस बात की जो है वो ज़रूरत है कि मसल्ला जत्थों को, दहशतगर्दों को और शरपसंदों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को वो तमाम इख्तियारात दिए जाएं जो वो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने, गिरफ्तार करने और अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए जो है वो जो कानून में उनको जो है वो हासिल है। इमरान खान अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान में नेताओं की हत्या कैसे कराई जाती है, कैसे हमले कराए जाते हैं, इसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। इसलिए वो हर तरह की प्रिकॉशन ले रहे हैं, हर आशंका को पब्लिक कर देते हैं, जिससे सरकार पर प्रेशर आता है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।